हम लोगों ने कल मोरलेस आधा चैप्टर हमने कर लिया था सेफगार्ड मेजर्स। अब आते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। अब ये क्या है? तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन मार्केट को ये ड्यूटी लगाती है, ठीक है। वो सेक्शन 3 वाली ड्यूटी नहीं है, ये अलग है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल ये कब लगता है? तो ये तब लगाया जाता है जब कोई कंट्री अननेसेसरी एक्सपोर्ट कर रही हो हमारे कंट्री को, और वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं, जो हमारे जो एक्सपोर्टर हुए, उनको बहुत ज़्यादा छूट दे रही हो, रिफंड दे रही हो, क्लेम्स दे रही हो, रिवार्ड्स दे रही हो, उस कंडीशन में अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? The countervailing duty on subsidized article is imposed if the following condition are satisfied। अब जैसा कि मैंने कहा, ये तभी इम्पोज होता है जब दूसरी कंट्री हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रही हो और वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपने कंट्री में अननेसेसरी रिवार्ड्स, क्लेम्स, ठीक है, रिफंड्स दे रही हो कि आप वहाँ एक्सपोर्ट करिए, आपको जो चाइना करती है बेसिकली हमारे साथ, ठीक है। तो उसके लिए काउंटरवेट, तो कब ये इम्पोज होगा? तो इसको इम्पोज करने के पहले इंक्वायरी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले ये हमें प्रूफ करना होगा कि हाँ वो कंट्री हमारे साथ ऐसा कर रही है, इसलिए हमने उस कंट्री से जो भी सामान इंपोर्ट होगा उस पर हम लोग सेक्शन 9 के तहत काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगा रहे हैं। क्यों? अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर ये फॉलोइंग कंडीशन मेट हो जाए तभी और सिर्फ तभी ये सेक्शन 9 इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर सकती है। क्या क्या है? एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेज और बिस्टोज सब्सिडी अपॉन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन। सब्सिडी दे रही हो अपने मैन्युफैक्चरर को, या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको, या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और वो सब्सिडी इंक्लूड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इंक्लूड सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि वहां से यहाँ जो आएगा तो वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा गवर्नमेंट उठाएगी वो सारा खर्चा, ठीक है। गवर्नमेंट सारा बेयर करेगी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, आप बस यहाँ से वहां एक्सपोर्ट करिए, हम जो चाइना बेसिकली करती है हमारे साथ, ठीक है। तो सिर्फ ये होने से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, सब्सिडी दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे, एक्सपोर्टेशन पे सब्सिडी दे रहा है वो अपने मैन्युफैक्चरर को या अपने एक्सपोर्टर को, ठीक है। पर हम उस पर तभी सेक्शन नहीं ला सकते। उसका सेकंड कंडीशन क्या होगा? तो सेकंड कंडीशन है कि वो आर्टिकल इंपोर्ट इंडिया में हो रहा हो तभी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वहां की सरकार, माने उस देश की सरकार अपने मैन्युफैक्चरर को, अपने प्रोड्यूसर को, अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रही है, इंक्लूडिंग सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। और वो जो सब्सिडी दे रही है उसका यूज इसलिए हो रहा है ताकि वो गुड्स कहाँ इंपोर्ट हो? इंडिया में, तभी, ठीक है। दो कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इंपोर्टेशन हो सकता है नॉट डायरेक्टली बी फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। हो सकता है कि चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट ना हो रहा हो, चाइना पहले सामान को बांग्लादेश भेजता हो और फिर बांग्लादेश से इंपोर्ट होता हो इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह का काम किया जाता है इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक देश के, ठीक है। तो सरकार को कुछ तो पावर चाहिए ना, तो सेक्शन 9 देता है पावर वो करने का। द आर्टिकल में भी इन सेम, हो सकता है चाइना से सामान निकला वही सामान एज इट इज इंडिया इंपोर्ट कर रहा हो बांग्लादेश से, ठीक है। पर जा रहा सामान कैसे घूम करके, समझ में आ गया। या हो सकता है चेंज हो कुछ कंडीशन में, मतलब कुछ उसका नाम चेंज कर दिया हो, थोड़ा बहुत कुछ एडिशन कर दिया हो। तो इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो सरकार के पास सेक्शन 9 पावर देता है कि आप इस्तेमाल करके काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का यूज करके आप एक और एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सब्सिडी के कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने सरकार ने कहा काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, अगर सब्सिडी देती है वहां की सरकार यहाँ इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उस केस में हम सेक्शन 9 का यूज करेंगे। बट सब्सिडी कैसे माने, क्या सब्सिडी है क्या? तो बोला गया अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देती है वहां की गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडी इन एक्सपोर्टिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्री और टेरिटरी, सच कंट्रीब्यूशन may include direct transfer of fund like grant, loan, waiver of revenue due to the
गवर्नमेंट। समझ गए? तो इस तरह अगर कोई सपोर्ट दे रही है सरकार तो उसको मानेंगे सब्सिडी दिया गया है। दूसरा, देयर इज एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट ग्रांटेड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट which result in increased export of such article or reduced import of any article into that country। नहीं समझे? कहने का मतलब इस तरह का उन्हें किसी भी फॉर्म में प्राइस सपोर्ट दे रही है या इनकम के फॉर्म में इनकम ग्रांट कर रही है, कुछ भी दे रही है इस तरह से कि उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट उसके कंट्री में घट रहा हो। मैंने इंडिया अगर कोई सामान बेचना चाह रहा है चाइना में तो चाइना इस तरह का काम कर रही है कि आप उसका इंपोर्टेशन घट जाए चाइना के अंदर और एक्सपोर्टेशन बढ़ जाए चाइना के थ्रू। समझ में आया? तो वो भी चीज माना जाएगा सब्सिडी दे रही है। अ गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू अ फंडिंग मैकेनिज्म, या हो सकता है गवर्नमेंट बोल रहा है कि सामने खुद ना आए। इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट खुद सामने थी, तो गवर्नमेंट खुद सामने ना करके एक फंडिंग मैकेनिज्म बनाएगी और इंटरेस्ट करेगी इस सारा काम किसको, एक प्राइवेट बॉडी को। तो उस केस में भी माना जाएगा कि सब्सिडी दिया गया है। क्या करने के लिए? हमारे इंडस्ट्री को खराब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के टाइम लगने वाली लाइटिंग, दिवाली के टाइम लगने वाली लाइटिंग में क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, मैक्सिमम चाइनीज ही आते हैं, वो चाइनीज प्रोडक्ट ही हैं मोर और लेस। पहले हमारे यहाँ जो मतलब कि अगर 95 या 96, 97, 98 की अगर बर्थ होगी आपकी तो आपने देखा होगा हमारा जो लोकल था उसमें बल्ब आते थे, वायर्स आते थे, हम लोग जोड़ के उसको जोड़ करके सीरीज बल्ब बनाते थे। अब जो आती है वो क्या, चाइना से आती है, वो लरी बनी हुई आती है सारी। तो वही चीज है, तो अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल करती है। समझ में आ गया? अब आते हैं एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ठीक है, इसका करने का मतलब क्या हुआ? एंटी सर्कमवेंशन, सर्कमवेंशन का मतलब क्या हुआ? कुछ चालाक तरीका आपने निकाल लिया क्या करने का, इस ड्यूटी से बचने का। समझ में आया? तो उसके लिए एंटी सर्कमवेंशन लॉ लाया गया। समझ में आया कि आपने जो भी तरीका निकाला है, ठीक है, द एक्शन ऑफ ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आपने कोई ऐसा तरीका निकाला है जो इस ड्यूटी से आप बच जाए, तो उसको कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को लाया गया एंटी सर्कमवेंशन मेजर। ठीक है, तो वे सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करने पे अगर पता चलता है, उसके ओपिनियन सर कैसा है कि सर्कमवेंशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी टेक प्लेस, मतलब कि कुछ तरीका का इस्तेमाल करके काउंटरवेलिंग ड्यूटी से बचने का कोशिश किया गया है। ठीक है, किन तरीकों से? बोला सामान का डिस्क्रिप्शन और नाम चेंज करके। ठीक है, बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल एंड डिसअसेंबल फॉर्म, टुकड़े टुकड़े में सामान को बेच रहा है, मैंने स्पेयर पार्ट्स बोल के इंपोर्ट हो रहा है, नहीं समझे? तो वहां पे चेंजिंग द कंट्री, वही चाइना डायरेक्ट नहीं बेच रहा, पहले बांग्लादेश को भेज रहा है फिर वहां से बेच रहा है। या इन एनी अदर मैनर वेयर बाय द काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो इम्पोज्ड रेंडर्ड इनइफेक्टिव, या किसी और भी तरीके से ऐसा कर रहा है वो कंट्री कि जिससे अगर जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी आपने लगाया है वो इनइफेक्टिव हो गया, मतलब कि कोई जब फर्क नहीं पड़ रहा, आपने ड्यूटी लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं समझे? तो उस केस में एंटी सर्कमवेंशन मेजर दिया गया। इट मे एक्सटेंड द काउंटरवेलिंग ड्यूटी टू सच अदर आर्टिकल ऑल्सो। वो मेजर क्या था? ये जो मेजर था एंटी सर्कमवेंशन मेजर, वो मेजर क्या दिया गया कि सरकार उस केस में एक्सटेंड कर सकती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी को उस अदर आर्टिकल पे भी। किस आर्टिकल पे? जो अल्टर्ड था, जिसका नाम चेंज था, जो अनअसेंबल्ड था, जो दूसरे कंट्री से आ रहा था, डायरेक्ट वहां से नहीं आ रहा था, या किसी भी तरीके से जो उसने चेंज करने का तरीका जो भी उसने यूज किया मेथड, उस पर भी ड्यूटी लगा करके। समझ गए? बट ये जो ड्यूटी लगाया जाएगा वो नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, पर जिस दिन से आपने इंक्वायरी स्टार्ट किया है उस डेट से पहले आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रॉम डेट ऑफ इंक्वायरी आप चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम उस आर्टिकल पे भी अब ड्यूटी लगाएंगे जिसका आपने नाम बदल के बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर किया जा रहा है हमारे यहाँ, अनअसेंबल्ड फॉर्म में किया जा रहा है, या आपने कंट्री का ऑरिजिन चेंज करके हमारे यहाँ बेचने की कोशिश किया है, तो हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंक्वायरी। बिना इंक्वायरी के ये ड्यूटी लग नहीं सकता। इस ड्यूटी को लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशंस, असेसमेंट्स, पता करना पड़ेगा ना कि वो देश ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ऐसे ही कर दोगे। समझ में आया?
अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। आपने ड्यूटी लगा तो दिया, ठीक है, पर उसने क्या किया, प्राइस को डिक्रीज कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगने के बाद भी अब उसी रेट पे इंपोर्ट हो रहे से पहले हो रहा था। फॉर एग्जांपल, पहले इंपोर्ट हो रहा था 100 रुपया प्लस 40 रुपया 140 रुपया, ठीक है। 40 रुपीज क्या था, कस्टम ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी था। तो नहीं सॉरी, 40 रुपीज कस्टम ड्यूटी था, खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी था मान लीजिए, ठीक है। तो 140 पे हो रहा था। आपने कहा कि हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे जो कि होगा 40 रुपया, तो अब प्रोडक्ट का दाम होगा 180 रुपया। तो उस इंसान ने क्या किया, एक्सपोर्ट प्राइस को ही कम कर दिया, 60 रुपया कर दिया। अब मान लेते हैं कस्टम ड्यूटी फिर भी लग रहा है 40 रुपया और काउंटरवेलिंग ड्यूटी 40 रुपया, फिर भी दाम 140 पे ही रह गया, 180 नहीं पहुंचा। तो ऐसा करके उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो इसके लिए एंटी एब्जॉर्प्शन बिल लाया गया था, ठीक है। तो absorption of countervailing duty is said to have taken place if there is a decrease in export price. Export price को decrease कर दिया of an article without any commensurate change in resale price in India. पर इंडिया में resale price वही का वही है, ठीक है। इंडिया में भी प्रोडक्ट जिस दाम पे बिक रहा था उसी दाम पे बिक रहा है, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं, महंगा हुआ नहीं प्रोडक्ट तो लोग प्रेफर कर रहे हैं। इन इंडिया सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी, तो इसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। मैंने अपना एक्सपोर्ट प्राइस को लो कर लेता है ताकि उसी रेट पे इंपोर्ट हो जाए और यहाँ पे फिर रीसेल प्राइस चेंज नहीं होगा, ये इंपोर्ट 140 पे हो रहा है, अगर 180 पे इंपोर्ट होगा तो रीसेल प्राइस ऑब्वियस सा बात है 200 हो जाएगा, तो जो भी 300 हो जाएगा, जो भी हो जाए, ऐसे तो प्राइस कम ही रहेगा, ठीक है। तो वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी, इंक्वायरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेगा, सरकार इस केस में हमेशा इंक्वायरी करेगी, बिना इंक्वायरी के इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। Where central government on such inquiry are it considered necessary is of the opinion that absorption of countervailing duty has taken place whereby the countervailing duty so imposed is rendered ineffective, ineffective हो गया इस तरह के डिजाइन के कारण। It may modify such duty to counter the effect of such aversion, उस केस में सरकार मॉडिफाई कर देगी ड्यूटी को फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, लेकिन जो भी चेंज करे, जो भी मॉडिफिकेशन करे, वो डेट ऑफ इंक्वायरी से पहले इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। डेट ऑफ इंक्वायरी से इनिशिएट जिस दिन डेट ऑफ इंक्वायरी मैंने इनिशिएशन जिस दिन इंक्वायरी का हुआ वहां से उसको इंप्लीमेंट कर सकती है वो। समझ में आ गया? बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अब ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी एप्लीकेबल कहाँ नहीं होगा, तो बोला गया 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग और यूनिट इन एसईजेड। क्यों? क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। इनका मेन पर्पस क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। तो जब इंडिया में गुड्स कंज्यूम होगा ही नहीं तो इंडियन मार्केट को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, इंजरी कैसे होगा, नहीं इंजरी होगा। इंडियन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर गुड्स इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट ही करना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल इन सच नोटिफिकेशन, या फिर वो आर्टिकल क्लियर होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर किया जाता है, या फिर यूज होता है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और वो प्रोडक्ट क्लियर होता है कहाँ, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। तब काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल बी इम्पोज्ड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द आर्टिकल सो क्लियर्ड और यूज्ड, पर ये जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है उतने पे ही लगेगा जो डीटीए में क्लियर हुआ। समझ में आ गया? अब हमने सब कुछ पढ़ा, पर अमाउंट क्या होगा काउंटरवेलिंग ड्यूटी का, ये अब तक हमने नहीं पढ़ा। तो अमाउंट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, द अमाउंट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी पेड और बेस्टोड एज अफोरसेड। तो जो भी सब्सिडी एक्सपोर्टर को वहां मिला था उतना ही लगेगा यहाँ पे। समझ में आ गया? दिस ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी। ऑब्वियस से बात है, मैंने आपको कहा वो सेक्शन 3 का जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी था वो अलग है, ये सेक्शन 9 का काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। इसका पूरा नाम है काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। वो सिर्फ काउंटरवेलिंग ड्यूटी था, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है इज इन एडिशन, मैंने आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, नो प्रॉब्लम। आपको काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लग रहा है सेक्शन 3 का, कोई बात नहीं। पर अगर सेक्शन 9 भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो वो भी लगेगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ये एडिशन है, इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी।
काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहीं भी लेवी नहीं होगा। कब तक? जब तक ये डिटरमाइन ना हो जाए कि सब्सिडी रिलेट टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। मैंने सरकार वहाँ की, मैंने कि जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री है चाइना जैसे, तो चाइना जो सब्सिडी दे रही है वो उसके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए दे रही है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ किया जाए, सब्सिडी दे रही है, किसी और कारण से दे रही है, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्या आपको इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी होने के बाद क्या होगा? अगर सरकार इंक्वायरी करेगी तो फिर क्या करेगी? रिपोर्ट देगी ना, तो रिपोर्ट आएगा उसी के ऊपर ना सेक्शन 9 फिर एप्लीकेबल होगा। तो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा ना कि सब्सिडी दिया गया है चाइना के द्वारा वो एक्सपोर्ट के लिए ही दिया गया है, ठीक है। सब्सिडी रिलेट टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड ओवर इंपोर्टेड गुड इन एक्सपोर्ट आर्टिकल, ठीक है। सब्सिडी जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि डोमेस्टिक गुड के ओवर यूज हो इंपोर्टेड गुड, ठीक है। कहने का मतलब ये लाइन समझिए, अनलेस इट इज डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड नहीं होता है सब्सिडी रिलेट है, वो इसलिए नहीं है, ठीक है। सब्सिडी किसके लिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि डोमेस्टिक गुड से ज्यादा इंपोर्टेड गुड का यूज हो, यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड ओवर इंपोर्टेड गुड इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल। The subsidy has been conferred on a limited number of persons engaged in manufacture, production, export of article। अगर सब्सिडी लिमिटेड लोगों के लिए है तो भी आप ये नहीं कर सकते कि हमें ड्यूटी लगाएंगे। समझ में आ गया? ड्यूरेशन क्या है? 5 साल तक, ऑब्वियस सा बात है, एक्सटेंड हो सकता है 5 सालों तक। उसके बाद आपको लेकिन रिव्यू करना पड़ेगा, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए रिव्यू फिर से करना पड़ेगा, या कंटिन्यू करना है, बढ़ाना है, ठीक है। क्यों? अगर आपको लगता है likely to lead to continuation or recurrence or of such subsidization, माने अगर हमने ड्यूटी को हटा दिया तो फिर से चाइना वही करने लगेगा, इसलिए। समझ में आ गया? एक्सटेंशन मैक्सिमम 5 पीरियड, लेकिन रिव्यू करने के दौरान आपको एक छूट दिया गया। क्या छूट दिया गया? आप रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल खत्म हो गया जो शुरू का था, तो आपको 1 साल का समय है, 1 साल तक आप रिव्यू कंप्लीट करके अपना ये करना है कि नहीं कर लीजिए, तब तक आपके पास 1 साल का समय है जो आप रिमेन इन फोर्स और पेंडिंग द आउटकम ऑफ सच रिव्यू फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो आपको रिव्यू 1 साल में खत्म कर लेना है, नहीं तो फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हुआ? 1 ईयर, 5 + 1 6 ईयर तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। However, the said duty is revoked temporarily. The period of such revocation shall not exceed 1 year. लेकिन आप अगर रिवोक करते हैं किसी भी 5 साल के टर्म के बीच में, तो आप वो रिवोकेशन मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, ऑब्वियस सा बात है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, और सेक्शन 3 का जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग, और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये क्या है? प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ये क्या है? तो सरकार को अब जब इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, तो इंक्वायरी कर रही है तो अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सरकार को लग रहा है कि अगर हमने ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारे इंडस्ट्री को लॉस होगा, या हमारा इंडस्ट्री इंजरी अब तक हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। समझ गए? When the determination of amount of subsidy is pending, the central government may impose a provisional countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy as provisionally estimated by it। क्योंकि amount क्या था? amount of countervailing क्या था? amount of subsidy के बराबर था, तो amount of subsidy ही पता नहीं चला हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमने provisionally estimate किया है वही लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो अगर वो कम आया प्रोविजनली से, तो हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे ड्यूटी को और रिफंड कर देंगे एक्सेस। समझ में आ गया? अब रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन भी हम लोग कर सकते हैं इसका, पर उस केस में मैक्सिमम 90 दिन पहले तक का ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल सकते हैं इसमें। किन केसेस में? अगर हमको लगता है कि इंजरी हो चुका है, ठीक है, और डिफिकल्ट है रिपेयर करना उसको, क्योंकि मैसिव इंपोर्ट हुआ था बहुत कम समय में, समझ में आया, सब्सिडी के कारण। दूसरा, इन ऑर्डर टू प्रिक्लूड रिकरेंस, मतलब कहने का मतलब दोबारा ये चीज ना हो जो ऊपर हुआ, दोबारा ये चीज ना हो, उसके लिए तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं।
करो रेट्रोस्पेक्टिव 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है, 90 दिन पहले से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब रूल्स रिलेटिंग टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी वही बकवास लिख दिया है, रीड कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेबिलिटी वही सेम चीज, जो असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड जो है इट इज एप्लीकेबल, सब पे एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये है सेक्शन 9 है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, तो लोग क्या करते हैं कि गुड्स डंप करते हैं, वही सेम चाइना का केस है यहाँ पे, ठीक है, वहां चाइना सब्सिडी दे रही थी, यहाँ भी चाइना मदद कर रही है मान लो, ठीक है, ताकि सामान यहाँ ही भेजा जाए, ऐसा सोचते हुए। When the export price of a product imported into India is less than the normal value of like articles sold in domestic market of exporter, समझ में आया? वहां पे गवर्नमेंट सब देखो, फर्क समझना, सेक्शन 9 जो पढ़ा वहां सरकार सब्सिडी दे रही थी इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्री की, यहां सरकार सब्सिडी नहीं दे रही, यहाँ सरकार बस आपको सपोर्ट कर, वैसे सरकार का सपोर्ट हुआ तभी होगा, सरकार यहाँ सपोर्ट दे रही है एक तरह से। और क्या सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट ये दे रही है कि आप प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस पे बेचो इंडिया को, पर कम से कम प्राइस कितना प्राइस, बोला जितना प्राइस में हमारे यहाँ बेचते हो उससे भी कम, आया समझ में? तब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी एप्लीकेबल होगा जब हम फिर सरकार इंक्वायरी करेगी और पता करेगी कि भैया सीरीज बल्ब का चाइना में क्या रेट है, तो पता चला 80 रुपया है और हमारे यहाँ वो कितना पे एक्सपोर्ट कर रहा है, बोला 60 रुपया पे, ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तब आएगा सेक्शन 9A। अगर सरकार बोलती नहीं आप चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है 80 रुपया में, ठीक है, पर सरकार बोल रही है कि हमारे यहाँ कितने में आ रहा है, बोल रहा है 80 में ही आ रहा है, तो फायदा कैसे हो रहा है वो लोग को, तो वो लोग को सरकार सर सब्सिडी दे रही है। तो ये इस केस में सेक्शन 9 काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, आया समझ में? तो एंटी डंपिंग तभी हो सकता है जब आपका अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी कम वैल्यू में आपको सामान एक्सपोर्टर दे रहा हो। अब इसमें कुछ इनलीगल तो नहीं है या कुछ इमोरल भी नहीं है एक्सपोर्टर के लिए कि प्राइस कम चार्ज कर रहा है, ठीक है, बट अथॉरिटी कैन इनिशिएट नेसेसरी एक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सब्सिक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इफ सच डंपिंग कॉज और थ्रेट टू कॉज मटेरियल इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि हमारे देश को नुकसान होने वाला है, हमारे देश के इंडस्ट्री को नुकसान होने वाला है, तो उस केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। देखो ऐसा कुछ गलत तो नहीं है, कम रेट पे बेच रहा है तो क्या दिक्कत है, उसका इच्छा, उसका इच्छा, हमारे कंट्री में कम रेट पे बेच रहा है उसका इच्छा है, कोई इनलीगल इमोरल नहीं है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं किसी रेट पे बेचूं, ठीक है। एंटी डंपिंग एक्शन कैन बी टेकन ओनली वेयर देयर इज एन इंडियन इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूस लाइक आर्टिकल। पर ड्यूटी तभी लग पाएगा अगर हमारे कंट्री में भी उसका इंडस्ट्री है, नहीं समझे, सीरीज बल्ब की इंडस्ट्री हमारे कंट्री में हो तभी हम एंटी डंपिंग लगा पाएंगे उस पर। एंटी डंपिंग एक्शन कैन बी टेकन ओनली व्हेन देयर इज एन इंडियन इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूस लाइक आर्टिकल when compared to the allegedly dumped imported goods. Further, this duty is country specific. It is imposed on import from a particular country. अब ये country specific होता है, ठीक है, कि हमने चाइना पे लगाया, बांग्लादेश पे लगाया, नेपाल पे लगाया या किसी पे भी लगाया, ठीक है। कब? जब हमें लगता है कि हाँ इस कंट्री से हमारे यहाँ सामान डंप किया जा रहा है, ठीक है, कम रेट पे। अब यहां से यहां रीड कर लेना, कुछ खास ऐसा नहीं है, बस यही लिखा हुआ है कि अंडर जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड प्रोविजन एंटी डंपिंग ड्यूटी हायर देन द मार्जिन ऑफ डंपिंग कैन नॉट बी इम्पोज्ड। अब ये मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होता है जानेंगे हम लोग। However, a lesser duty which is adequate to remove the injury to a domestic industry is permissible. In India, government is obliged to restrict the anti-dumping duty to the lower of two, dumping margin and injury margin. अब गैट ने सिर्फ ये कहा कि मार्जिन ऑफ डंपिंग से ज़्यादा आप इम्पोज नहीं कर सकते एंटी डंपिंग ड्यूटी, लेकिन हमारी सरकार जो फॉलो करती है वो है डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन, दोनों से लोअर हो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होगा, ठीक है।
अब जो मार्जिन ऑफ डंपिंग है वो क्या है और इंजरी मार्जिन क्या है, इसके बारे में समझो। मार्जिन ऑफ डंपिंग का कहने का मतलब सिंपली टर्म में ये हुआ कि एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, माने हमारे कंट्री में किस रेट पे आया, माइनस नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू का मतलब हुआ अपने देश में किस रेट पे वो बेचता है। समझ में आ गया? तो डंपिंग ड्यूटी कितना होगा, 20 रुपीज। दूसरा होता है इंजरी मार्जिन, वो होता है फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू। अब फेयर सेलिंग प्राइस क्या है, तो देखो फेयर सेलिंग प्राइस के बारे में क्या कहा गया है। It is the level of price which the industry is expected to have charged under normal circumstances in an Indian market during the period defined. The price would have enabled reasonable recovery of cost of production and profit after nullifying adverse impact of those factors of production which could have adversely affected the company and for which dumped import cannot be held responsible. In other words, इट इज फेयर सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब हमारे देश में नॉर्मली वो प्रोडक्ट किस रेट पे बिकता है। तो मान लेते हैं हमारे देश में वो प्रोडक्ट 100 रुपए पे बिकता है, ठीक है। ये क्या था हमारा एक्सपोर्ट प्राइस, मैंने जो जिस रेट पे इंपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया। ये क्या था हमारा नॉर्मल वैल्यू, मैंने चाइना में ये प्रोडक्ट किस रेट पे बिकता है। समझ में आ गया? ये क्या है हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट किस रेट पे बिकता है। समझ में आ गया? 100 रुपया। लैंडेड वैल्यू का मतलब होता है असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम एक्ट एंड एप्लीकेबल बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट सीवीडी एंड माने काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एंड स्पेशल ड्यूटी, इनको हटा के मतलब कहने का मतलब असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ मैंने जब गुड्स क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन उस टाइम क्या प्राइस उसका वैल्यू हुआ, ठीक है। मतलब उसका जो एक्सपोर्टर को हमने पैसा दिया सामान के लिए प्लस जो हमने कस्टम ड्यूटी पे किया उसको जोड़ के, तो हम मानते हैं कि 80 रुपये का था ही सामान, सब लेके 90 रुपया लगा लैंडेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस 80 था प्लस कस्टम ड्यूटी 10 रुपया, मान लो 90 रुपया लगा। तो 100 माइनस 10 90 10 रुपया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होगा, दोनों में से जो लोअर हो मतलब 10 रुपया रहेगा। आया समझ में? कैसे हुआ, एक्सपोर्ट प्राइस माइनस नॉर्मल वैल्यू। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, हमने किस रेट पे एक्सपोर्ट किया वहां से, तो 80 रुपए पे। नॉर्मल वैल्यू अपने देश में किस रेट पे वो बेचता है। समझ गए? कोई दिक्कत? वेट फॉर सेकंड, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा गया, एक्सपोर्ट प्राइस कम होना चाहिए ना। तो हमने किस रेट पे एक्सपोर्ट किया, मान लो 50 रुपए पे, ठीक है। 50 रुपए पे मान लो, तो ये हो गया 10 रुपए, क्योंकि अपने कंट्री से कम रेट पे हमें देगा वो। तो डंपिंग क्या हुआ 10, तो मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या होगा 10। फेयर सेलिंग प्राइस हमारे देश में किस रेट पे बिकता है, तो मान लो कि यहाँ बिकता हो 70 रुपए पे, ठीक है। और लैंडेड वैल्यू कितना होना चाहिए, मान लो कि लैंडेड वैल्यू तुम्हारा 60 70 जो भी आ रहा है लिख सकते हो। तो इन दोनों में जो लोअर हो, एक काम करो इसको पहले मिटा लो। थोड़ा मिट भी नहीं रहा, थोड़ा नीचे आ जाओ। मार्जिन ऑफ डंपिंग उल्टा लिख लेना, गलती लिखा गया था थोड़ा सा। नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस क्या हुआ, जिस रेट पे हमने एक्सपोर्ट किया। मान लो हमने एक्सपोर्ट किया 60 रुपए में, ठीक है। पर अपने कंट्री में वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो 50 रुपए में रखता है। सॉरी फिर उल्टा लिख दिया मैंने। अपने कंट्री में 70 रुपए में वो इस सामान को जनरली बेचता है।
तो इस केस में मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या हो गया, 10 रुपीज। इंजरी मार्जिन क्या होगा, लैंडेड वैल्यू माइनस फेयर सेलिंग प्राइस। अभी जो फेयर सेलिंग प्राइस है ये हमारे कंट्री में प्रोडक्ट किस रेट पे बिकता है, मान लो हमारे कंट्री में प्रोडक्ट बिकता है 90 रुपए में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेट सही होगा, यही गलती हो जा रहा है बार बार यार। फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू, ये सही है, ठीक है। होता क्या ना, निगेटिव आ जाता है तो उससे समझने में दिक्कत होता है, इसलिए निगेटिव ना है, इसलिए इसको मैं सीधा कर रहा हूँ। एक बुक में बस लिख दिया डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो हमारे देश में प्रोडक्ट कितने में बिकता है, मान लो 90 रुपए में, और टोटल इंपोर्ट कॉस्ट एक्सपोर्ट प्राइस प्लस ड्यूटी लेके कितना पड़ रहा है हमें उसका, 70 रुपये। तो इंजरी मार्जिन क्या हुआ, 20 रुपये। तो इन दोनों में जो लोअर होगा वो होगा तुम्हारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ में आ गया। तो जो पहला फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, और दूसरा है फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू। कोई दिक्कत। अब है तुम्हारा वही सब बकवास जो सेक्शन 9 में था, ठीक है। एंटी सर्कमवेंशन मेजर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेम चीज है, पढ़ना। प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 5 सालों तक। अगर रिव्यू पीरियड में है तो 1 साल तक आप एक्सटेंशन रख सकते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग ड्यूटी, वही सेम चीज है, कुछ फर्क नहीं है। रिकॉर्ड टू बी फर्निश फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग। अब मार्जिन ऑफ डंपिंग कैसे पता करेगा कोई, the margin of dumping in relation to an article exported by an exporter or producer under inquiry under subsection 6 shall be determined on basis of record concerning normal value and export price maintained information provided by such exporter। तो exporter डाटा देगा तभी पता चलेगा, नहीं देगा तो कहां से पता चलेगा। however where an exporter or producer failed to provide, डाटा नहीं दे रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेरे पास जो भी फैक्ट अवेलेबल है उस फैक्ट के बेसिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालेंगे। आया समझ में। हमें कैसे पता चलेगा चाइना में किस रेट पे बिक रहा है, एक्सपोर्टर बताएगा तभी ना पता चलेगा, वही चीज है। अब है रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, वही सेम चीज, अगर एक्सेस हो गया है तो रिफंड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा प्रोविजनल ड्यूटी नहीं इंपोज हो रहा, कहने का मतलब इन केस वेयर नो प्रोविजनल ड्यूटी इज इम्पोज द डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ। अगर प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो सेम चीज होगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। समझ में आ गया। इंपोजिंग प्रोविजनल ड्यूटी, इंपोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। इस केस में क्या था, फाइनल ड्यूटी इंपोज कर रहा था, प्रोविजनल नहीं था। अगर बात किया जाए एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव का, 90 डेज बियॉन्ड बस जा सकता है नोटिफिकेशन के। अब आता है नो लेवी अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 9 है। आप ड्यूटी लेवी नहीं कर सकते, सेक्शन 9 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 9A का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किन केसेस में, तो कहा गया आप 9 और 9A दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्टेड टू बोथ। समझ में आ गया। टू कॉम्पनसेट फॉर द सेम सिचुएशन, कोई काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी वही मदद कर रहा था आपको प्रोटेक्ट करने में, और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने में मदद। तो सरकार कभी भी दोनों ड्यूटी एक साथ इंपोज नहीं कर सकती एक आर्टिकल के लिए, ठीक है। Countervailing anti-dumping duty shall not be levied just because such article are exempt from duty or taxes borne by like article when meant for consumption in country of origin। वही सेम सवाल, आपने इंक्वायरी किया, आपका सब वहां दे रहा है सब्सिडी, वहां दे रहा है एग्जम्पशन, पर सिर्फ इस पे नहीं कर सकते ना कि वो आपके देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सब ये एग्जम्पशन दे रहा है, वो अपने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए दे रहा है।
तो इंटेंशन वहां आपको पता करना होगा वहां की सरकार का, इंटेंशन क्या है, उसके बाद ही आप इम्पोज कर सकते हैं। तो उसी लाइन को लिखा है, These duties shall not be levied on import from member country of WTO। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है कोई कंट्री, तो उस कंट्री के पे आप ये इम्पोज नहीं कर सकते, और उस कंट्री पे इम्पोज नहीं कर सकते जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट है, MFN। ठीक है, DDAA में ही पढ़िएगा, इंटरनेशनल टैक्स जब पढ़िएगा इनकम टैक्स में, तो वहां पे आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन दिखेगा, पर इम्पोज किया जा सकता है अनलेस a determination has been made that import of such article into India cause or threat material injury to any established industry in India or materially retard the establishment of any industry in India। लेकिन इम्पोज किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि इंडिया के इंडस्ट्री को थ्रेट है तो। Provisional countervailing duty or anti-dumping duty shall not be levied on any article imported from a specified country unless preliminary finding has been made of a subsidy or dumping and consequent injury to industry and a further determination has also been made that a duty is necessary to prevent injury being caused during such investigation। तो आप प्रोविजनल ड्यूटी नहीं लगा जब तक कि आप असेसमेंट ना कर ले, वही सब बकवास लिखा हुआ है, तो अपना रीड कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब BCD एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप काउंटरवेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सके इंजरी, थ्रेट और इंजरी टू एन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ अ थर्ड कंट्री एक्सपोर्टिंग द लाइक आर्टिकल्स टू इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब वही चीज पूछा है, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, तो हमने पढ़ा था कि दोनों ड्यूटी एक साथ नहीं लग सकता, तो वैलिड नहीं है। Countervailing duty has been levied on an article for reason that same is exempt from a duty borne by a like article when meant for consumption in the country of origin। तो वो अपने देश को फायदा दे रहा है, इसके लिए आप थोड़े बोलते कि हम आप ऐसा कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे आप पे लगाना है। रीजन होना चाहिए ना कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे देश को नुकसान हो। बोला डिफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज बीन लेविड ऑन आर्टिकल इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्री WTO। तभी हमने पर WTO वाले कंट्री पे नहीं इंपोज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो थ्रेट क्रिएट कर रहा है, मटेरियल इंजरी होने वाला है हमारे इंडस्ट्री को, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटरमाइन किया आपने कि इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर दैट इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन इंडिया थ्रेटन्स मटेरियल इंजरी टू अ इंडिजिनस इंडस्ट्री। तो अगर थ्रेट है हमारे इंडस्ट्री को तो हम कर सकते हैं, तो ये है वैलिड, ये दोनों है नॉन वैलिड। ठीक है, अब है अपील, इसको रीड कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं SWS, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ समझने के लिए, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, सिंपल टर्म में इसको कहा गया है। MCQ क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है आपको, इन पर कभी भी नहीं लगेगा SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। क्यों? सेफगार्ड मेजर पे नहीं लगेगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी पे नहीं लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगेगा, और स्वयं सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे नहीं लगेगा। तो लगेगा किस पे? तो अभी एट प्रेजेंट जो कैप किया गया है उसको, वो 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बट सेक्शन कुछ और कहा। सेक्शन ने क्या कहा था? सेक्शन ने कहा सेक्शन 12 के अंदर जो है उस पर या कोई भी सम जो चार्जेबल है उस पर लगेगा, लेकिन अभी कैप कर दिया गया 10% पे। समझ में आ गया? साथ ही साथ ये सब पर लगेगा कहा गया था, तो IGST पे भी लगेगा बात आता है, तो बोला गया नहीं, नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, IGST और कंपनसेशन सेस पे नहीं लगेगा। अब आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, तो वो सरकार लगाती है कुछ गुड्स पे ताकि डेवलपमेंट के लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नाम ही ऐसा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, मैंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किन पे लगा हुआ है? एप्पल्स पे है, काबुली चना पे है, कोल पे है, यूरिया पे है, सिल्वर पे है, सिल्वर डोर पे है, गोल्ड पे है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसका रेट आपको नहीं दिया गया है किस रेट पे लगेगा। तो जनरली जब ये चैप्टर पढ़ने जाइएगा लेटेस्ट रिकैपुलेट से आप इसको पढ़ सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बुक से पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जब पास हो जाइएगा तो नोट्स से काम नहीं चलेगा। हो सकता है मैं ठीक से ना पढ़ा पाऊँ, बट नोट्स से काम आपका नहीं चलने वाला। अगर आपको फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको आईसीआई की बुक उठानी पड़ेगी। आईसीआई के बुक्स को ड्राफ्ट किया गया है कि आप सीए बनते के साथ काम करिएगा बड़ी एमएनसी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। पर नोट्स को बनाया गया है एग्जाम पास करने के लिए। तो जब आप नोट्स से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम तो पास कर जाते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या प्रैक्टिस करते भी हैं तो वही जो अनऑर्थोडॉक्स तरीके चले आ रहे हैं, जो सदियों से सीखे हैं आपने गलत सलत, वही करते रहते हैं। सही क्या है वो आप खुद से नहीं कह पाते। आपको एक बार ITR 6 भरना सिखा दिया, आप औसी भरे जा रहे हैं। इसलिए आईसीआई को बुक को पढ़ना सीखिए। आईसीआई का बुक पढ़ना जरूरी है आपके लिए। नोट्स पढ़ के आप पास हो सकते हैं। और खासकर ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन वालों के लिए। इनका सेकंड और थर्ड जनरेशन को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो बल्ले बल्ले है, आराम से अपना डिग्री लें और जाके फॉर्म में बैठे। लेकिन अगर आपको एक्सीलेंस हासिल करना है तो उसके लिए आपको आईसीआई का बुक पढ़ना जरूरी है, रीड करना जरूरी है, सेक्शन प्रोविजन कैसे लिखे हुए हैं ये समझना जरूरी है। हो सकता है मैं ठीक से ना पढ़ा पाऊँ, हो सकता है मुझसे गलतियां हों, लेकिन आप खुद से बुक पढ़ा करिए, थोड़ा रीड किया करिए, थोड़ा समझा करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। हाँ, जब भी रिवाइज करना हो तो लेटेस्ट रिकैपुलेट से ही इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और काम खत्म करिएगा। इस चैप्टर को कभी भी इंटरनली ठीक से अच्छे से, मतलब एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बताना भी जरूरी है क्योंकि ठीक है पढ़ना जरूरी है बुक से, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है।